वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी पर, यानी कि वनस्पति विज्ञान पर, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने बॉटनी की जो पहली क्लास हुई थी वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के हुई थी, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को चूज किया था और उनको सॉल्व किया था। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सॉल्व कराएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जल्द ही जल्द आपके जूलॉजी की क्लास भी होगी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन भी करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा और वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि इस पीडीएफ के द्वारा आप अपना लर्न कर लीजिएगा, क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी क्लास अब सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे संचालित की जाएगी और आपका जो जूलॉजी की क्लास होगा, जो आपकी जूलॉजी की क्लास है, उसका टाइमिंग मैं शाम को 7 बजे करने वाला हूं, क्योंकि 7 बजे जूलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है और सुबह के टाइम में बॉटनी की क्लास रहेगी। वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। आप लोग कहते हैं सर क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तो मिल जाया करेगा और टेलीग्राम पर क्लास का नोटिफिकेशन अब तक जाता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये यूनिट सेकंड है, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका संरचना। आपके बॉटनी का जो दूसरा चैप्टर है, ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है। इसके तहत ये क्लास चलाई जा रही है, यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आपका जो पहला यानी कि दूसरा चैप्टर है, यूनिट सेकंड है, वो है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना। इसमें हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों पर, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो आपके सेक्शन ए में पूछे जाने हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूछा गया है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो आप लोग आंसर करेंगे सेल इज द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया आपके पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाना है। देखिए, आपके पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं। आपका पेपर जो होने वाला है वो 75 नंबर का होने वाला है। 25 नंबर आपका आंतरिक वाह्य मूल्यांकन से दिया जाएगा, यानी जो आपकी थ्योरी है वो 25 नंबर की आनी है। आपका पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, बी में लघु उत्तरीय और सी में दीर्घ उत्तरीय। ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, बी में जो प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 7.5 नंबर का होगा और डी में जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न, बी में आपके 5 प्रश्न और सी में आपके 2 प्रश्न, कुल मिला के 17 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है, जिसके लिए आपको मिलना है 75 नंबर। तो आप लोग तैयार करिए। और केमिस्ट्री की क्लास डेली होती है, तो आप लोग केमिस्ट्री की क्लास रात 8 बजे लाइव आना ना भूलिए और अपने क्वेश्चनों को तैयार करिए, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के उदाहरण लिखिए। तो आप लोग उत्तर करेंगे बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन आर द एग्जाम्पल ऑफ
आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकेरियोटिक। मेरे प्यारे मित्रों, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स और प्रोटोजोआ जैसे पौधे, जानवर, कवक और मनुष्य, ये यूकैरियोटिक और यूकैरियोटस के उदाहरण हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 3 नंबर प्रश्न की। मेरे प्यारे मित्रों, इनको आपको तैयार करना है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, यानी दोनों में डिफरेंस बताना है कि प्रोकैरियोटस क्या है और यूकैरियोटस क्या है, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मेनली जो डिफरेंस होता है, मेनली जो इसमें डिफरेंस होता है वो ये होता है कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटस is that the later contain membrane bounded the compartment in within specific metabolic activities take place। यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में मुख्य अंतर यह है कि उनकी जो उत्तरार्ध में झिल्ली होती है वो उससे उसके जो ऑर्बिटल होते हैं, उनके कक्षक होते हैं, वो क्या होते हैं, बने होते हैं, जिनमें विशिष्ट गतिविधियाँ पाई जाती हैं, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है राइट द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूछा गया कोशिका झिल्ली के रासायनिक घटक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप सब लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर ज़रूर है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, काफ़ी मेहनत करके आप लोग के एक क्लास लेकर के आता हूँ, और आप लोग का जो फ़र्ज़ है वो आप लोग अपना निभाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर ये है कि कोशिका झिल्ली के रासायनिक घटन क्या होते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात किया जाए, देखिए कोशिका झिल्ली की अगर बात की जाए भैया, तो कोशिका झिल्ली में जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, यानी ये जो है इनके रासायनिक घटक हैं। ठीक है, तो इसको आंसर में आप किस प्रकार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फील्ड मोसिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली composed of phospholipids, proteins and carbohydrates। यानी कि द्रव मोजक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से बनी होती है जो फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आदि जो हैं ये कोशिका झिल्ली के रासायनिक घटक हैं, यानी केमिकल कंपोनेंट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्मा। बताना है कि साइटोप्लाज्मा के विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। तो साइटोप्लाज्मा के जो विशिष्ट अंग हैं वो है गाल्जी, बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्मा ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्मा। मेरे प्यारे मित्रों, गाल्जी, बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मा के विशिष्ट अंग हैं। ये साइटोप्लाज्मा के विशिष्ट अंग हैं। तो साइटोप्लाज्मा के विशिष्ट अंग कौन से हैं, गाल्जी, बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, ये क्या हैं, ये साइटोप्लाज्मा के विशेष अंग हैं। ठीक है, इतना ही आपको आंसर नंबर 5 में लिखना है। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है व्हाट आर द लाइसोसोम कॉल्ड द सेसिस बैग्स। सुसाइड बैग क्या होता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं।
तो आपको आंसर करना है लाइसोसोम को आखिर में सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइड बैग एज दे केस द इंटरसर्कुलर डाइजेशन, यानी कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरसेलुलर पाचन क्रिया के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। आगे हम समझेंगे। और दैट इज द डिस्ट्रक्ट टू द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए विच इन द सेल, यानी कि इनमें जो सेल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को हमें क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं, या लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग एज दे द इंटरसर्कुलर डाइजेशन दैट इज डिस्टर्ब द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए इन द सेल्स, यानी कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये इंटरसेलुलर पाचन का कारण बनते हैं, यानी कि सेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया व्हाट आर द प्लास्टेड। प्लास्टेड क्या है दोस्तों, प्लास्टेड क्या है, तो आंसर करेंगे आप, प्लास्टेड आर द सेल्फ रिप्रोडक्टिंग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट एंड एलेक्स। प्लांट्स कैन आइदर बी कलर्ड और कैन बी कलरलेस एंड आर द मेनली ऑफ फॉलोइंग ट्री टाइप्स, यानी कि प्लास्टेड पौधों और शैवालों के दोहरे झिल्लीदार अंग का एक स्व प्रजनन कर रहे हैं। प्लास्टेड या तो रंगीन हो सकते हैं या रंगहीन हो सकते हैं, और प्लास्टेड मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। प्लास्टेड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्टेड, दूसरा है क्लोरोप्लास्टेड और जो तीसरा है आपका वो है क्रोमोप्लास्टेड। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्टेड क्या है, सफ़ेद या रंगहीन होते हैं, और बात किया जाए क्लोरोप्लास्टेड का तो ये ना तो रंगहीन होते हैं और ना ही सफ़ेद होते हैं। तीसरा अगर आपका क्रोमोप्लास्टेड की बात किया जाए तो ये नीला, लाल, पीला आदि कलर के होते हैं। ठीक है, इतना आपको प्लास्टेड में आंसर लिखना है। अब बात करते हैं आपका जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है व्हाट आर द न्यूक्लियस। नाभिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नाभिक के बारे में बताना है, तो आपको नाभिक नहीं बता देना है केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको नाभिक नहीं बताना, यहाँ पर नाभिक का मतलब अलग है। व्हाट इज द न्यूक्लियस, नाभिक क्या है, तो मेनली नाभिक की बात होगी तो नाभिक तो भाई गोलाकार तो होता ही है, इतनी बात तो सबको पता है। तो नाभिक न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल और जनरली दैट द कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दोस्तों नाभिक एक गोलाकार अंग है जिसमें फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। नाभिक में क्या होती है, नाभिक में मेरे प्यारे दोस्तों फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली पाई जाती है, जिसे और नाभिक क्या होता है, एक गोलाकार अंग होता है जिसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नाभिक को कोशिका के नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। नाभिक को कोशिका नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नाभिक में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं। पहला है न्यूक्लियर इनवलप। पहला क्या है, पहला जो आपकी संरचना है वो है न्यूक्लियर इनवलप। जो दूसरा आपका है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा है यह है क्रोमैटिन सामग्री, क्रोमैटिन मटेरियल। और जो चौथा है ये क्या है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम, यानी परमाणु अवतरण। जो नाभिक
की जो संरचना नाभिक में जो संरचनाएं बनती हैं उनका नाम है परमाणु अवतरण भी नाभिक में संरचना बनाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्मा भी। तीसरा है क्रोमोटिन सामग्री, और चौथा है न्यूक्लियस क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, डिफाइन द क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए। क्रोमोसोम मतलब होता है हिंदी में गुणसूत्र, गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे, डिफाइन द क्रोमोसोम। Chromosomes are defined as DNA bonded protein that carry the genetic information for one generation to other। देखिए गुणसूत्र इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र को डीएनए बाद प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। गुणसूत्र को डीएनए बाद प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र का काम क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, यानी कि द कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के कार्य लिखिए। कोशिका झिल्ली के कौन कौन से कार्य हैं? तो द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर, द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर, यानी कोशिका झिल्ली के कार्य जो हैं मुख्य कार्य हैं, कौन कौन से हैं वो? पहला है प्रोटीन्स ऑफ द सेल, कोशिका का प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, कोशिका का संरक्षण। और दूसरा जो है आपका वो है साइटोस्केलेटन, प्रोवाइड साइटोस्केलेटन और यांत्रिक सहायता। जो दूसरा है वो आपका है। तीसरा जो आपका है वो क्या है? सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। और चौथा जो है वो आपका क्या है? परमेबिलिटी। और पांचवा जो है वो टिश्यू इन्फॉर्मेशन है। छठवा है पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और सातवां जो है ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और आठवां है कंट्रोल ऑफ न्यूरो हार्मोनल फ्लो। इतनी बात समझ आ गई। हिंदी में समझ लेते। देखिए इसके वर्ड जो हैं वो थोड़ा टफ हैं। बॉटनी और जूलॉजी के वर्ड जो हैं वो थोड़ा सा टफ हैं, तो आप लोग जो वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको आप 2 फॉर्म में बांट करके पढ़िए, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें हमें भी दिक्कत हो जाती है, तो आपको दिक्कत होती ही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप उन वर्डों को 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। तो इंग्लिश में हमने पढ़ लिया कि द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। पहला है प्रोटेक्शन टू सेल, दूसरा है प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, और तीसरा है सेपरेशन ऑफ फ्रॉम सराउंडिंग, और चौथा है परमेबिलिटी, और पांचवा है टिश्यू इन्फॉर्मेशन। छठवां जो इसका कार्य है, जो छठवां कार्य है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है? पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो 7वां है ये क्या है? कंट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी। और 8वां है कंट्रोल टू न्यूरो हार्मोनल फ्लो। यानी कि कोशिका झिल्ली के जो प्रमुख कार्य हैं वो पहला है कोशिकाओं का संरक्षण, दूसरा है साइटोस्केलेटन और यांत्रिकी की सहायता प्रदान करना, दूसरा है प्रवेश के अलगाव, और चौथा है पारगम्यता। पांचवा की बात किया जाए तो ये है ऊतक निर्माण, और छठवा है आपका कण परिवर्तन, सातवां इसका जो वर्क है ये एंजाइम गतिविधि में योगदान, और आठवां जो है वो न्यूरो हार्मोनल प्रवाह का नियंत्रण। इतनी बात समझ में आ गई। ये थे आपके कोशिका झिल्ली के कार्य। आपका अगला टॉपिक जो है आपके चैप्टर नंबर 3 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वेरी आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आपके पहले चैप्टर और आपके दूसरे चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर चैप्टर की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सॉल्व करेंगे हम आज के प्रश्नों को, ठीक है, जिसमें
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न को मैं चूज किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, यानी कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की भूमिका क्या है। तो आप आंसर करेंगे द रोल ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इज कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की जो भूमिका है वो अमोनिया या अमोनियम यौगिक को क्या करना है, नाइट्रेट में परिवर्तित करना है। ये काम है किसका, ये काम जो है ये किसका हो जाता है, ये काम हो जाता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की पूछा गया है हु डिस्कवर बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ए.बी. लीवनहॉक ने की थी और उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ए.बी. लीवनहॉक ने की थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है आपका डिफाइन द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी। अगला जो प्रश्न है आपका बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर प्रश्न है और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरियोलॉजी क्या है। तो ये जो वर्ड था, जो बैक्टीरिया शब्द था, ये लैटिन वर्ड है। ये क्या है, ये लैटिन शब्द है जो कहाँ से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके मिस्र देश से। ये कहाँ से लिया गया है, मिस्र देश से। और ये क्या है, बैक्टीरिया क्या है, एक लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक क्षण या एक डंडा। क्या होता है, कोई एक क्षण या एक डंडा, इसका मतलब होता है। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत में या विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए, द वर्ड बैक्टीरिया इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, यानी कि ये लैटिन वर्ड है, एंड विच इज मीन्स बाय रॉड और स्टॉप, यानी कि जिसका मतलब होता है क्षण या डंडा। ऑन द अर्थ दीज आर मोस्ट एब्सोल्यूट ऑफ द prokaryotics, they are immunopresent of majority them the platform of positive and the vital role in the nature, but few harmful of the case diseases influence of animal and the plant। यानी कि इनका मतलब यह है कि बैक्टीरिया शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छड़ या डंडा। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकैरियोटिक्स हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं और उनमें अधिकांश प्रकृति में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हानिकारक भी होते हैं और जो जानवरों और पौधों में रोगों का संक्रमण का कारण बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, रोगों में, यानी कि कुछ हानिकारक ऐसे पदार्थ हैं जो जानवरों और पौधों में रोगों और संक्रमण का कारण बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया में सबसे अनुकूली सूक्ष्म जीव है जो जीवों के किसी भी समूह की तुलना में अपने रहने की स्थिति के अनुसार बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, संशोधित होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का वह शाखा है जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो समझ गए इतनी बात। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का वह शाखा है जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या है समझ गए, और बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो बैक्टीरियोलॉजी ये है कि जहाँ पर
माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे, पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछे जाने की संभावना है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ द जेनेटिक recombination of bacteria in which a small amount of DNA move out by the cell from the bacteria cell and penetrate into the another heterocial cell and becomes integrated with the DNA। मतलब कि परिवर्तन बैक्टीरिया में आनुवांशिक परियोजना की एक प्रक्रिया है। क्या है? परिवर्तन बैक्टीरिया में एक आनुवंशिक प्रकार की यानी आनुवंशिक परियोजना की एक प्रक्रिया है, आनुवंशिक प्रकार की एक परियोजना है जिसमें डीएनए की एक छोटी मात्रा स्वयं को जीवाणु कोशिका से बाहर निकलती है और दूसरे जीवाणु कोशिका में बाहर प्रवेश करती है। मेरे प्यारे दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। और जब ये बाहर निकलती है तो ये अपने जीवाणु कोशिका में बाहर प्रवेश करती है और डीएनए के साथ एकीकृत हो जाती है और प्रयोगशाला प्रक्रिया में ये प्राकृतिक के रूप में नहीं हो सकती है। और जीवाणु के दो उपभेद होते हैं, पहला होता है एस टाइप जो विषैला होता है और कैप्सूल बनाता है। जो एस टाइप होता है वो विषैला होता है और कैप्सूल उससे बनता है। दूसरा है एन टाइप, दूसरा है आर टाइप जो गैर विषाणु और कैप्सूल का उत्पादन नहीं करता, जो गैर विषाणु और कैप्सूल का उत्पादन नहीं करता है, ठीक। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि चैप्टर नंबर 2 के जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के जो अति लघु उत्तरीय यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन कर लिया है। अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बॉटनी और जूलॉजी के, ठीक है। तो कल की क्लास में हम आपके पूरे पेपर यानी कि आपको मॉडल सॉल्व पेपर दूंगे। कल की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करेंगे मॉडल सॉल्व पेपर। क्या प्रोवाइड करेंगे? मॉडल सॉल्व पेपर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाना है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग वीडियो पर अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास यहीं पर स्थगित होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।